Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VS उपाध्याय पर। मैं विकास शर्मा आप सभी के साथ में प्लस 2 की फिजिक्स का एक और टॉपिक लेकर के जुड़ा हूं। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अपने जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा आवेश के गुण। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आवेश के गुण। ठीक है, अगर प्लस 2 की फिजिक्स में देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है। यहाँ से इसके जो गुण हैं, इन गुणों में से आप लोगों से 1 नंबर का प्रश्न जो है वो मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आवेश के गुणों की बात की जाए तो यहाँ पर आप जो इसके गुण पढ़ोगे उसमें एक आता है, जो सबसे पहले गुण आता है वो आता है योज्यता का गुण। तो पहला गुण जो है वो क्या है? योज्यता का गुण। और दूसरा जो है वो आता है निश्चरता का गुण। और अगर तीसरा गुण देखें अपने, तो इसके अंदर तीसरा जो गुण है वो आता है आवेश के संरक्षण का गुण। आवेश के संरक्षण का गुण। ठीक है, और चौथा अगर अपने बात करें तो वो आता है आवेश के क्वांटीकरण का गुण। आवेश के क्वांटीकरण का गुण। ठीक है, तो ये अपने 4 गुण आते हैं। पहला अपने अगर बात करें तो योज्यता का, दूसरा निश्चरता का, तीसरा संरक्षण का और चौथा जो है वो क्वांटीकरण का आता है। यहाँ से ये जो दोनों है ये इंपॉर्टेंट गुण है इसके। यहाँ से बहुत बार 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। और ये मैंने आपको बताया कि आवेश के गुणों में से कोई एक गुण बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ज्यादातर जो पूछा गया है वो इन दोनों में से पूछा गया है। और इन दोनों में से भी अगर बात की जाए तो जो चौथा अपने इसके अंदर आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी आवेश के जो क्वांटीकरण का गुण है उसमें ज्यादातर टाइम जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और अगर इन चारों गुणों की अपनी बात करें तो बहुत बार इनमें से क्वेश्चन आया, पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो बनकर के आया है आवेश के क्वांटीकरण के गुण से। और पिछले जो 1-2 सालों के पेपर की बात करें तो यहाँ से कोई प्रश्न जो है वो नहीं है। तो हो सकता है इस बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आवेश के क्वांटीकरण का गुण क्या होता है। तो आज का वीडियो जो है वो अपने शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं आवेश के योज्यता के गुण की। तो योज्यता का जो गुण है, योज्यता का गुण, आवेश की योज्यता का गुण अपने को बताता है कि आवेश को बीजगणितीय संख्याओं की तरह अपने क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं या अपने इनका घटाव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि आप 2x + 3y + 5y - 6y उन संख्याओं जैसे आप जोड़ते हो घटाते हो, बिल्कुल उसी प्रकार से आप आवेश को भी क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। ठीक है, जैसे ये आपके पास में एक निकाय है, इसमें कुछ एक आवेश है, एक 5q, एक 6q, एक मान लिया 3q, एक मान लेते हैं 2q। इस प्रकार से आपके पास में आवेश है। अगर धनात्मक को जोड़ें तो ये 6 और 5 11q बनते हैं, और इनको जोड़ें तो ये माइनस का q बनता है। और इससे आपके पास में जो आवेश बचता है वो कितना बचता है? प्लस का 6q बचता है। तो इस निकाय के अंदर अगर आपसे पूछा जाए नेट आवेश कितना है, आप लोग बताओगे प्लस का 6q है, क्योंकि ये देखो 500 ये और ये वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। कितना बचता है? प्लस का 6q बचता है। तो यहाँ से आपने देखा कि आवेश को बीजगणितीय संख्याओं की तरह अपने जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ प्लस का मान आए, या माइनस का भी आ सकता है। कैसे? अगर ये माइनस वाली संख्याएं जो है वो बड़ी हो, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 10q होता और यहाँ पर 7q होता। तो अब देखो अगर ऐसा है तो ये तो 6 और 5 11 ही बने, पर अब इनका जोड़ देखो कितना होगा। इनको अगर जोड़ेंगे माइनस का 17q आएगा। ठीक है, माइनस का कितना आएगा? 17q आएगा। और अब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? माइनस का 6q आएगा। आई बात सुन में, यानी अपने इन दोनों को जोड़ा और इनको जोड़ा, ये 11 बनते हैं और ये 17 बनते हैं। इनमें से घटाया तो माइनस का क्या आ गया? 6q आ गया। तो अब यहाँ से आपने देखा कि ये प्लस का भी आ सकता है और ये माइनस का भी आ सकता है। यानी आपको बस क्या करना है? आपको बीजगणितीय संख्याओं की तरह इन्हें जोड़ देना है। उससे चाहे वो प्लस का उत्तर आए या फिर आपका माइनस का उत्तर आए, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि इस निकाय के अंदर नेट आवेश कितना है। आवेश के दूसरे गुण की अगर अपनी बात करें तो दूसरा गुण आता है निश्चरता का गुण। आवेश की निश्चरता का गुण, ये गुण अपने को बताता है कि आवेश चाहे विराम अवस्था में हो
चाहे आवेश गति कर रहा हो, आवेश चाहे विराम अवस्था में हो, चाहे आवेश जो वो गतिशील अवस्था में हो, दोनों ही समय आवेश का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी आवेश का मान जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आपके पास में 5 कूलाम आवेश है, यहाँ कितना आवेश है, 5 कूलाम आवेश है। ये कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। अब अगर आवेश ने चलना शुरू कर दिया तो भी आवेश का मान कितना रहेगा, 5 कूलाम ही रहेगा। यानी आवेश का मान जो वो गति पर निर्भर नहीं करेगा, ये चाहे विराम अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, हमेशा कितना रहेगा, 5 कूलाम का 5 कूलाम ही रहेगा। ये आवेश की निश्चलता का गुण आ जाता है कि क्यों विराम अवस्था में और क्यों गतिशील अवस्था में, दोनों ही समय अपने जो मान है वो क्या रहता है, इसका बराबर रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर अपने इस वाले की तुलना करें द्रव्यमान से, तो द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, आवेश जो है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये बात भी आप थोड़ी ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो अगर कुछ एक बातें आपको और बताऊं तो यहाँ आप लोग योज्यता से पता लगा लोगे कि ये जोड़ने की और घटाने की बात कर रहा है, यहाँ संरक्षण से पता लगा लोगे, यहाँ क्वांटीकरण से पता लग जाएगा। पर ये जो निश्चलता नाम अपने लिखा है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया रहेगा, यहाँ से आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा गया है। तो आप जरूर इसे ध्यान रखना। इंग्लिश में इनवेरिएंट बोलते हैं निश्चलता को। तो निश्चलता का गुण क्या बताता है कि क्यों विराम अवस्था में और क्यों गतिशील अवस्था में हमेशा क्या रहता है, एक दूसरे के समान रहता है। अब अपने बात कर लेते हैं संरक्षण और क्वांटीकरण के गुण की। तो सबसे पहले अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे संरक्षण के गुण की। देखो संरक्षण का गुण अपने को क्या बताता है, जो आवेश के संरक्षण का गुण है इसकी बात कर रहे हैं अपने। आवेश के संरक्षण का गुण ये अपने को बताता है कि आवेश जो है वो किस प्रकार की राशि है, एक संरक्षित राशि है। आवेश को न तो आप लोग उत्पन्न कर सकते हो, यानी आवेश को ना तो अपने उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को अपने नष्ट कर सकते हैं। बस आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अपने क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आवेश के संरक्षण का गुण बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसा आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है कि ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं या रूपांतरित कर सकते हैं। तो आवेश संरक्षण का गुण भी अपने को ये बताता है कि आवेश को ना तो आप लोग उत्पन्न कर सकोगे और ना ही आवेश को नष्ट कर सकोगे, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को क्या कर सकते हो, स्थानांतरित कर सकते हो। अगर आपने पीछे वाले वीडियोस देखे होंगे तो वहां आपने बात की थी कि एक कांच की छड़ थी, एक कांच की छड़ थी, इसे अपने दूसरी वस्तु से रगड़ा था। जैसे वहां पर अपने रेशम का कपड़ा लिया था, रेशम का कपड़ा लिया था और इससे अपने इसे क्या कर दिया था, रगड़ दिया था। ये एग्जांपल है इनके। आपने क्या किया था, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दिया था। जब आपने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो वहां पर भी क्या हो रहा था, वहां पर आवेश जो है वो स्थानांतरित हो रहे थे। जैसे यहाँ पर आपने देखा था प्लस आवेश आया था और इस पर माइनस आवेश आया था। तो इस पर प्लस आवेश आया, क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्यागा है, और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। यहाँ न तो आवेश उत्पन्न हुआ है न नष्ट हुआ है, बस यहाँ से यहाँ पर आवेश जो है वो क्या हुआ है, स्थानांतरित हुआ है। अगर अन्य एग्जाम्पल की अपनी बात करें तो आप लोग इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कि अपनी नाभिकीय अभिक्रिया लेते हैं, 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238। अगर अपने इसे तोड़ दें तो इससे जो बनेगा वो बनेगा थोरियम 234 और 2He4, जो अपने अल्फा कण होता है, जो अपने कौन सा कण होता है, अल्फा कण होता है। यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ अगर देखो तो 90 इलेक्ट्रॉन है और इस जगह अगर आप देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है और कुल मिलाकर के फिर से कितने है, यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके इस साइड में 92 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी साइड में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 92 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब साफ है कि आवेश न तो उत्पन्न हुआ है न नष्ट हुआ है, बस जितना यहाँ था उतना का उतना 2 भागों में बट गए और फिर से अगर अपने मिला दें तो कितना हो जाएगा, 92 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसी प्रकार आप लोग और एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे नाइट्रोजन का ले 7N14, अगर 2He4 आप इसमें जोड़ दो तो ये 7 और 2 मिलकर के 9 बनते हैं और इससे F आ जाएगा और ये बन जाएगा 18, तो 9F 18 बन जाता है। और आगे देखिए तो ऑक्सीजन में आप लोग इसे तोड़ सकते हो, ऑक्सीजन में तोड़ दें तो 1H1 यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। और जुड़ने के बाद में देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 9 के 9 है। आगे देखो जो टूट रहा है उसे, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और मिलकर के फिर से कितना, 9 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। आपने इसे तोड़ा
फिर भी 9 इलेक्ट्रॉन, आपने सॉरी यहाँ पर आपने इसे जोड़ा तो फिर भी क्या बना 9 इलेक्ट्रॉन, और फिर आपने इसे तोड़ दिया और फिर से क्या बना 9 इलेक्ट्रॉन बना। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो आवेश न उत्पन्न हो रहा है न नष्ट हो रहा है, बस एक जगह से दूसरी जगह आवेश क्या होता जा रहा है, स्थानांतरित होता जा रहा है। एक बात और जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि आवेश के अंदर बिल्कुल शुरुआत में आप लोगों ने जब पढ़ा था विद्युत चालकता का, आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ा था आपने, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु के धनायन या ऋणायन बनने में प्रोटॉन का योगदान नहीं होता, सिर्फ किसका योगदान होता है, इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है। तो उसकी भी अगर अपनी बात करें तो देखना ये बोल सकते हो आप लोग, जैसे ये ए है और ये बी है, और यहां से फिर से क्या बना रहा है, ये ए और बी बना रहा है, ठीक है। यहाँ अगर मान लो 5 पॉजिटिव, यहाँ 6 पॉजिटिव, तो यहाँ भी कितने रहेंगे 5 और 6 पॉजिटिव रहेंगे। यानी पॉजिटिव की अगर बात करोगे तो यहाँ पर 6 और 5 11 है, और यहाँ पर भी 6 और 5 11 पॉजिटिव है। यहाँ अगर मान ले कि 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो नेगेटिव चार्ज कितना था 6 था। अब या तो ये यहाँ आ जाएगा इसका एक इलेक्ट्रॉन, या इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाए। मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, तो यहाँ कितना हो गया 4, वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस जगह जुड़ जाएगा, और फिर से ये 7 और 4 मिलकर के 11 बना लेंगे। यानी इस तरफ भी 11 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी तरफ भी क्या है 11 इलेक्ट्रॉन है। परंतु प्रोटॉन जो है उनका धनायन और ऋणायन बनने में कोई योगदान नहीं होगा, सिर्फ योगदान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये अपने आवेश के संरक्षण का गुण होता है। सीधा सीधा याद रख सकते हो कि आवेश न उत्पन्न कर सकते हो न नष्ट कर सकते हो, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हो। ध्यान रखना, 1 नंबर का इक्वेशन यहाँ से बन सकता है ज्यादा से ज्यादा, और 1 नंबर का बने एक तो ये बात लिख देना, और कोई एक एग्जाम्पल लिख देना, वो लिख देना बाणमय यूरेनियम वाला, क्योंकि आप नाभिक वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारी विक्रियाएं, वहीं से कोई एक विक्रिया उठा करके इसके अंदर आप लोग रख सकते हो। तो ये आपका था आवेश संरक्षण का गुण। लास्ट अपने बात करते हैं जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आता है आवेश के क्वांटीकरण का गुण। आवेश के क्वांटीकरण का जो गुण है वो देखो आपको बोलता है कि आवेश का विनिमय जो है, विनिमय बोल रहा हूं, विनिमय, तो आवेश का विनिमय सतत रूप से न होकर के किस रूप में होता है, विविक्त रूप में होता है, ठीक है। आवेश के क्वांटीकरण का गुण क्या बोलता है, आवेश के क्वांटीकरण का गुण बोलता है कि आवेश का विनिमय सतत रूप से न होकर के विविक्त रूप से होता है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण का गुण बोलते हैं। और जिस न्यूनतम मान का इस क्वांटम प्रक्रिया में विनिमय किया जाता है उसे बोला जाता है आवेश का क्वांटा, ठीक है। वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटा कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। देखो फिर से, आवेश के क्वांटीकरण का गुण क्या बताता है कि आवेश का विनिमय सतत रूप से न होकर के विविक्त रूप में होता है, और जिस न्यूनतम मान का विनिमय किया जाता है वो आवेश का क्वांटा कहलाता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि आपकी बुक में लास्ट में क्वेश्चन भी दिया गया है कि इसकी प्रायोगिक पुष्टि जो है वो किसके द्वारा की जाती है। ये जो क्वांटीकरण सिद्धांत है इसकी प्रायोगिक पुष्टि किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी प्रायोगिक पुष्टि जो है वो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग द्वारा की जाती है। इसकी प्रायोगिक पुष्टि मिलिकन तेल बूंद प्रयोग द्वारा की जाती है, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। यहाँ देखो मिलिकन ने क्या बताया, मिलिकन ने बताया कि जो विद्युत आवेश है वो एक निश्चित मात्रा का हमेशा क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी आवेश Q जो है वो एक निश्चित मात्रा का हमेशा क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और वो जो निश्चित न्यूनतम मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मान सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो n का मान इस प्रकार की संख्याएं आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ इस प्रकार की संख्याएं नहीं आएगी 1.2 1.4, यानी पॉइंटों में संख्या नहीं आएगी, पूर्णांक जो संख्या है वो यहाँ पर आएगी 1 2 3 4, इस प्रकार की संख्याएं इसके अंदर अपने आती है। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, आवेश के क्वांटीकरण का गुण, आवेश का विनिमय सतत न होकर के विविक्त रूप में होता है, जिस न्यूनतम मान का विनिमय होता है उसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। प्रायोगिक पुष्टि किसके द्वारा की जाती है, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग द्वारा की जाती है। और इसके अनुसार विद्युत आवेश जो है एक निश्चित मान का हमेशा पूर्ण गुणज होता है, यानी Q = ±NE।
और n इक्वल 1 2 3 4 इस प्रकार के मान आते हैं, ठीक है। और जो न्यूनतम मान है वो किसके बराबर है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, यानी आवेश का क्वांटा जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आप लोग मान सकते हो। ये आवेश के 4 गुण जो है वो आ जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन मान करके चलो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा कुछ एक बातें इसमें और आती है, अपनी टोटल बात कर रहे हैं। तो पीछे वाले वीडियोज में भी ये बात मैंने आपको बताई है और फिर से बता रहा हूं, जहां आवेश होगा, जहां आवेश होगा वहां 100% क्या होगा, द्रव्यमान होगा। जहां आवेश होगा वहां द्रव्यमान होना बिल्कुल जरूरी है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। दूसरा, जहां द्रव्यमान हो, जहां द्रव्यमान हो वहां कोई जरूरी नहीं है कि आवेश हो। आवेश हो भी सकता है और आवेश ना भी हो। अगर आवेश होने की बात करें तो आप सभी जानती हुई है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यहाँ आवेश भी होता है और द्रव्यमान भी होता है। परंतु इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो वो आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिर्फ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आवेश होगा वहां द्रव्यमान जरूर होगा, पर जहां द्रव्यमान हो वहां आवेश का होना कोई जरूरी नहीं है। आवेश हो भी सकता है और ना भी हो। आवेश होने की बात करेंगे तो ये लिख देंगे, न होने की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन लिख देंगे। एक बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, वो भी बता देता हूँ कि जो स्थिर आवेश होता है, कौन सा आवेश, स्थिर आवेश होता है। स्थिर आवेश की वजह से हमेशा कौन सा क्षेत्र होता है, स्थिर आवेश की वजह से हमेशा विद्युत क्षेत्र होता है। और जो एक समान वेग से गतिशील आवेश होता है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। एग्जाम में ये पूछा गया था कि गतिशील आवेश की वजह से कौन सा आवेश होता है। बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र लिख करके आ गए थे, परंतु अकेला नहीं होता है, साथ में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये जरूर ध्यान रखना कि एक समान वेग से गतिशील आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। और अगर इसकी गति में त्वरण हो, यानी गति किस प्रकार की हो, त्वरित गति हो, तो तीनों होते हैं। कौन कौन से तीनों, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी वहां पर जरूर होगी। तो ये तीनों बातें जरूर याद रखना कि स्थिर आवेश की वजह से सिर्फ विद्युत क्षेत्र, एक समान वेग से गतिशील आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, त्वरित गतिशील आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों होती है। तो ये अपने एक छोटा सा टॉपिक था, आवेश के गुण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाए। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्लीट जो आपकी 12वीं की फिजिक्स है वो कंप्लीट फिजिक्स में आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दें। अगर आपका कोई डाउट बचता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, जब भी समय मिलेगा मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।